मित्रों, वैसे तो हम मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 इशूज़ ऐसे हैं जो निर्णय हमने कुछ किए हैं, तो उस नाते से उसकी एक जानकारी देने के लिए और आज ये विषय हम आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो नई योजनाएं बहुत हम बनाते हैं और जनता के हित में बनाते हैं, तो जनता हित में लगातार योजनाएं बनती हैं। नई व्यवस्थाएं बनाने में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ छोटी मोटी शुरू में आती हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। बहुत लोग उसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते कि या तो उनको समझ में नहीं आता, और या समझ में आने भी लगता है तो उनको लगता है कि हमारे हाथ से बहुत सी चीज़ें निकल जाएंगी, ये तो जनता को सीधा लाभ होगा जो हम आज तक कर नहीं सके, और ये लाभ अगर जनता को हो गया तो जनता फिर हमारी बात कैसे सुनेगी। उस प्रकार से उसके विरोध खूब होते हैं। उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय है। यानी जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है, तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूँ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल, सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, ज़मीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी, और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था, और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी, और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा, और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस ज़मीन का इंतकाल हो जाएगा, और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतज़ार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है, और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, इस पोर्टल का मैं अभी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन वेब हेल्डिस बाई सो एंड सो। तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, चलिए पहले वो करिए। ठीक है, 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ करिए, आप करिए इसको। हाँ, तो ये सब 4 तरह की रजिस्ट्रियाँ आज होती हैं, सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज विद पोजेशन, या फैमिली ट्रांसफ़र जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है। तो इन चारों को वेब हेलरिस पे ही आपको जानते हैं रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाया है
इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन जनरेट हो जाए और जो रजिस्ट्री के आंकड़े हैं कौन किसने किसको बेचा कितना बेचा वो आ जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारा डेटा जो है पब्लिक को इस प्रकार से दिख जाएगा, यानी रजिस्ट्री होने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये इंतकाल जिसको हम कहते हैं पड़त पटवार जो होती है ये दुनिया भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और इस पे आपत्ति करने के लिए आगे बटन बनाए गए हैं। वो जो है म्यूटेशन जनरेट होने के बाद ये आपने देखा इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो इंतकाल कंटेस्टेड या मुतनाज़ा इंतकाल हो जाएगा जो एसडीएम को चला जाएगा, और नहीं आया तो वो सीआरओ द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। और ऑब्जेक्शन जो करेगा वो पीडीएफ कॉपी चाहे 100 पेज की लगा दे चाहे 200 पेज की कि मेरे पास ये निर्णय है, ये अदालत का फैसला है, वो उसको हर तरह की सुविधा उसमें ऑब्जेक्शन करने की है। तो ये हो ही गया कि या एक्सेप्ट या रिजेक्ट। धन्यवाद। हिंदी में वो शुरू में चॉइस है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हो जमाबंदी वाला जो पोर्टल है हिंदी इंग्लिश जिसमें आप चाहें उसमें देख सकते हैं। सर ये कोर्ट की डिग्री वाले जो कोर्ट की डिग्री के आधार से नहीं, ये सिर्फ वो हैं जो सेल, मॉर्टगेज या ट्रांसफर, फैमिली ट्रांसफर और या गिफ्ट। क्योंकि डिग्री के बाद तो रेवेन्यू को अपना काम करना होता है। डिग्री जब होती है तो फिर रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करके उसकी प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद ये लागू होगा जी। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओज जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओज हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओज का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियाँ अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहाँ जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ हैं तो वहाँ जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे ज़िले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे ज़िले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। ये तो शुरू समझो क्या हो गया, आज कल रात को नोटिफिकेशन हुई है सर। हाँ, आज से शुरू है। हाँ, कल नोटिफिकेशन हो चुका है तो आज से समझो सोमवार से। हाँ, तो वो जो बीच में कुछ टाइम उनको व्यवस्था करने का कंप्यूटर वालों को जरूरी होता है, हाँ, सोमवार से ये शुरू हो जाएगा। हाँ, वहीं जहाँ कराएगा वहीं, यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं वो सभी अब डीआरओस को और एसडीएम्स को दे दी गई। उसको भी एक प्रकार का, हाँ, तहसीलदार के साथ एक प्रकार का वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की वो सारी उसको हो गई। तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रेशन की जो पावर है उसको मिली है। फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब एसडीएम को और डीआरओ को भी दे दी गई। जैसे इन्होंने बताया वही मंडे तक व्यवस्था वेब हेलरी सिस्टम में सब बन जाएगी। लेता है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो चूज कर सकते। अरे बटन एसडीएम और व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम लो, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई ज़माने चले गए। उन ज़मानों में वो ज़माने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर लोग कहते ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया। तो चीज़ें हैं, कई बार 1 घंटे के बाद ही हो जाता है।
चीज़ें धीरे धीरे, अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा ही, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने उसका मैं कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय है, वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। हाँ, तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी। लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन करके जुलाई से ही हम दे सकते हैं। नोटिफिकेशन के कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हो जाएगी, लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है। एक मिनट बाद में लेंगे। हाँ, मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान करने लायक है कि कब चीज़ कौन सी क्या होती है। तो ये रेट्स ऐसे ही बढ़ते हैं। फिर जब कोई भी चीज़ फिक्स की जाती है कि ये DNIT का रेट मानो 100 रुपया है, उन्होंने इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं अपने तरीके होते हैं करके, वो कोई मार्केट रेट नहीं होता। मार्केट वो होता है कि आपने उसका टेंडर निकाल दिया, और टेंडर लगाने में एक ओपन टेंडर है, बाजार में है, बाजार वाला कोई भी आदमी 110 से लेने के लिए, नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं है उसको, तो रेट तो फिर जो मार्केट वाले बताएंगे वो लेना पड़ेगा, DNIT वाला थोड़ी बताना पड़ेगा। हाँ, उस टेंडर में कोई कमी रही, वो रेट वास्तव में बाजार में 100 ही था और टेंडर 110 में दे दिया गया, तो ऐसा प्रूफ तो उनको लाना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ लाएंगे हम उसके ऊपर एक्शन कराएंगे। ये तो 100% भी आगे गए थे कई टेंडर, और उनके टाइम पर भी गए थे। एक टेंडर 5 लाख रुपए का और काम हुआ 95 लाख का, कितने परसेंट हो गया? 1900%। लेकिन उसके रेट बढ़ने के कई तौर तरीके, कई बातें होती हैं। जैसे स्कोप वर्क बढ़ा देते हैं। स्कोप वर्क में एक गली बनानी थी, ठेकेदार लगा दिया, और वहाँ किसी को ध्यान में आया गली तो दूसरी भी खराब है, इसी टेंडर इसी को ठेकेदार दे दो, वो कहते हैं इसी रेशो में उसको बढ़ा दो। अब रेट तो बढ़ गया उसका, लेकिन वर्क, स्कोप ऑफ वर्क ये बढ़ा क्या, या रेट का एनहांसमेंट, जो मार्केट रेट है कई बार अचानक जंप करता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है मामला, क्या करेंगे? रिलायंस से हमारा झगड़ा हो गया पावर का, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी ये इतना महंगा हो गया है, कोयले का, अडानी का, नॉट रिलायंस, अडानी का। तो उन्होंने फैसला दिया,
फिर उनका इस पर समझौता करो। हमें लगा समझौता नहीं करेंगे तो ये पावर ही बंद हो जाएगी। सभी स्टेट्स ने किया समझौता, हमें भी करना पड़ा, रेट्स कैलकुलेट करने पड़े, क्योंकि जो कोल था वो इम्पोर्टेड कोल था। अब इम्पोर्टेड कोल का ना उनके हाथ में ना हमारे हाथ में, तो बहुत चीज़ें मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बावजूद कहीं कोई कमी मिले, कहीं कोई उसके अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी मिले, लिखित शिकायत देनी पड़ेगी प्रमाण सहित, बजाय वो इधर उधर बोले। देखिए वो एक अलग बात, अलग विषय है उसका भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में जो हमारा नगरीय विभाग है, क्या नाम है उस विभाग का, शहर में शहरी विभाग, हाँ, तो वो उन्होंने क्योंकि उस योजना को चलाया था, नोडल डिपार्टमेंट जो होता है उसको आगे फिर किसी डिपार्टमेंट को देना होता है, उन्होंने कहा कि यूएलबी को दो। हमें ध्यान में आया कि यूएलबी का काम और जो पब्लिक हेल्थ के काम है उसमें कई बार मैचिंग में गड़बड़ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम सीवरेज का, पानी का, ये सब पब्लिक हेल्थ का काम है। इसलिए हमने, क्योंकि पिछली बार कुछ शहरों में ये कमी हमको ध्यान में आई है, लेकिन उसमें कोई एम्बेजलमेंट हुई ऐसा नहीं है, टेक्निकल गड़बड़े हैं, इंजीनियरिंग लेवल की गड़बड़े हैं, वो हमको ध्यान में आई। उस डिफेक्ट को ठीक करने में हो सकता है हमको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरा कोई कारण कोई कहे कि इसलिए बदला, यूएलबी में गड़बड़ थी इसलिए पब्लिक हेल्थ को दिया। पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्टाइज है उसमें, इसके लिए उनको इस बार एक आखिरी सवाल, चलो देखिए, ऐसा कोई विषय मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय आता तो हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। हाँ, नशे की जो लत है या जो आदत है कुछ जिलों में बढ़ी है, खास करके जो पंजाब के साथ लगते हुए ज़िले, उसमें पहले भी नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसके अंदर 10 जिलों का नाम हमारा हरियाणा का भी आया था। हम उसके लिए अलर्ट हैं, उस पर काम करने के लिए। पीछे हमने 26 जून को सभी सामाजिक संस्थाएं, उन सब लोगों को बुला करके एक वातावरण बनाया गया है कि वो सभी इसको ओन करें, और जिला शाह टैक्स जो अपना टास्क फोर्स बन रही है, प्रदेश की टास्क फोर्स बन रही है, तो इसमें पुलिस के विभाग के लोग भी लगे हैं, सब जनता को इसमें शामिल करके इस अभियान को आगे हम बढ़ाएंगे, ताकि एक अभिशाप है ये, तो ये अभिशाप कैसे हम दूर कर सके, बच सके। लास्ट देखिए, हमारी कल भी बैठक हुई है, कल 5 थी कि 6, कल परसों बैठक थी, कल तो कल भी केंद्र के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के लोग आए हुए थे, और हमारी भी टीम गई थी, टूरिज्म की भी, बाकी सब ज्वाइंट एक एफर्ट है, उस पर बहुत चीज़ें काम हो गए हैं, उसके स्टेप्स भी तय कर लिए हैं कि जो चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट्स के लेवल पर हैं, कुछ रेवेन्यू लेवल की हैं, कुछ यूएलबी की हैं, बाकी सब हैं, फॉरेस्ट की भी हैं, वो सब कर रहे हैं उसमें, और एक धीरे धीरे एक काम बढ़ाते हुए उसके पीएमसी वगैरह तय करना है। और कल एक प्रेजेंटेशन भी हमने देखी है, कोई इंटरनेशनल लेवल के लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन एक और पीएमसी उनको भी टेंडर में 2 नाम आए हैं, वो भी हमको बताएंगे, दिखाएंगे, फिर इसके बाद एक चयन करके और किसको हमको काम देना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि इनका काम ठीक है या उनका काम ठीक है। वर्ल्ड वाइड जितने अच्छे जू हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद ये, क्योंकि कार्यक्रम केवल कोई हरियाणा सरकार का अकेले का नहीं है, केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, हरियाणा भी है, और वर्ल्ड वाइड जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम देख भी रहे हैं। मैं पीछे शारजा में खुद भी गया था, तो उस नाते से इसको जल्दी शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि पहला फेज इसका 2025 के आसपास इसको हम शुरू करने, पब्लिक को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई फेज में काम होंगे। 1-2 बातें और मैं ज़रा आपके सामने रखनी है। एक तो आपकी जानकारी के लिए, जो दिव्यांग को एक प्रमाण पत्र ये हमको देना होता है, तो हमारे पास अभी जो संख्या है लगभग 2,78,000 कुल संख्या है, जिसमें से पेंडेंसी जो है वो कुल 73,197 लोग ऐसे हैं जो 26% बनते हैं,
जिनको अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके, अब चूँकि ये डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र का आ गया है, हमने निर्देश दे दिए हैं डिपार्टमेंट को कि यूडीआईडी कार्ड जो हैं वो जल्दी से बनाए जाएं और उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, अब वो हर जगह अलग अलग जितनी वर्कफोर्स है या जितनी पेंडेंसी उस हिसाब से सबने 2 सप्ताह से लेकर के और मैक्सिमम 8 सप्ताह का समय लिया गया है। तो ये 8 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो 73,197 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र ये बन जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी कठिनाई लोगों की थी जिसके ऊपर हमने ध्यान करके इसको आगे बढ़ाया है। ऐसे बनने चाहिए, लेकिन अब वो लोग धक्के खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी का कुछ नहीं है। अब वो सर्टिफिकेट भी बनेंगे, हमको इसको मेडिकल बोर्ड भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्लो काम हमारे मेडिकल हेल्थ साइड में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टीमें हैं, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो अब उसको हमने कह के ये 8 सप्ताह में पूरे कर, फिर ऑटोमेटिकली एक अभियान ले रहे हैं, इन सबके कार्ड 8 सप्ताह के अंदर बन जाएंगे। आगे ये साथ साथ बने ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार एक विवाद बड़ा जबरदस्त इसमें सामने आया दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में कि जो बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे पीजीआई पूरा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया का, अगर उसने एक दिव्यांग को 70% या 60% का प्रमाण पत्र दे दिया, अब उन्होंने व्यवस्था बदल दी कि जिलों में जाके कराइए आप। जिलों में जाके जब करा रहे तो जिलों में वो परसेंटेज डाउन कर दी उन्होंने। जब एक प्रमाण पत्र पीजीआई ने इशू कर दिया, या तो उसकी व्यवस्था के मुताबिक करे। ऐसा है कि वैसे तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसमें एक अपील भी होती है, और अपील के बाद स्पेशल बोर्ड बनता है, वो बात ठीक है कि ये ठीक है। फिर भी ऐसे केसेस कितने हैं, और हमको अगर हेल्थ डिपार्टमेंट और पीजीआई के लोगों की कोई एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कोई तालमेल, उनकी मीटिंग करानी होगी ताकि पैरामीटर्स एक जैसे फिक्स करें। तो पैरामीटर्स में छोटी छोटी बात के ऊपर कई बार चेंज हो जाता है। मानो पोलियो है, कितने % है, वो उनके मशीनें हैं अलग टाइप से उसको करती हैं। हाथ का कोई अंग कटा है, उंगली कटी है, यहाँ तक कटी है, यहाँ तक कटी है, इसमें भी कई वेरिएशन आ जाती हैं। तो वेरिएशन थोड़ी बहुत तो सब जगह की अपनी अपनी मिलेगी, मेजरमेंट के विषय हैं, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन आती है तो वो ज़रा चिंता की बात है। एक विषय और हमने एक ऐसी योजना दी है, उसकी नोटिफाई तो हो चुका है, लेकिन आपसे शायद उस पर चर्चा हमारी बहुत कम हुई है, और वो योजना है दयालु योजना। दयालु योजना में भी हमने जो गरीब परिवार हैं, आए वही 1,80,000 कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसको तुरंत कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिले। हालांकि ये योजना कोई खुशी की योजना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को सहायता मिले इसलिए एक संवेदनशीलता दिखा करके हमने ये काम किया है। और उस योजना में अगर 1,80,000 से नीचे का परिवार है और उसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 नहीं है 6 है, क्यों 6 है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उस परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा, किसी भी कारण से डेथ हुई हो। वो है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे उसको फास्ट कर रहे हैं कि हर डेथ जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड, हर बर्थ है दैट शुड बी रजिस्टर्ड। इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बनेगी, चाहे आंगनवाड़ी से बनेगी, चाहे गांव में चौकीदार, शमशान घाट, ये सब को इन्वॉल्व करके और उसकी व्यवस्था बनेगी। अभी तक ये सारा मैं बताता हूँ, फिर संख्या बताऊँगा। 12 से 18 वर्ष तक, 12 से अधिक और 18 तक उस परिवार को ऐसे किसी सदस्य के जाने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 25 वर्ष तक ये 3 लाख मिलेंगे। इसमें सब में 18 से ऊपर की कुछ सरकारी योजनाएं जैसी होती हैं, प्रधानमंत्री मानो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख रुपए वहाँ से मिलेंगे और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार और देगी, तो कुल 3 हो जाएंगे। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया तो उस योजना में से, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो, और 3 लाख रुपया सरकार अलग से देगी। 40 से ये हमने 45 कर दिया था, आपके पास डाटा पुराना है। ये 25 से 45 से 45 और 45 से 60। ये 25 से 45 है, और 45 से 60 अगेन ये 3 लाख रुपया है ना। हाँ जी सर। 45 से 60 ये 3 लाख रुपया। इसमें भी नहीं, इसमें भी एक श्रेणी में 2 लाख 45 से 50 वालों को मिलेगा, वो श्रेणी है PMJJBY, और दूसरी श्रेणी में वो 60 साल तक, क्या वो 70 साल तक भी मिलेगा, वो 2 लाख मिलेगा। लेकिन वही है जो इन योजनाओं से मिलेगा, उसके बाद अतिरिक्त
1 लाख रुपया 45 से 50 ये सरकार देगी, और 50 से 60 डी 1 लाख रुपया उस योजना में जो मिलेगा, उसके अलावा 1 लाख रुपया सरकार और देगी। तो मानो कुल मिलाकर के 6 से 12 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख, 45 से 60 3 लाख, और फिर 60 से 70 उस योजना में ही 2 लाख मिलेगा जो योजना का बीमा हुआ। इसके ऊपर कोई योजना नहीं। तो ऐसे परिवार अब जिनको पता लग गया और रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, 227 लोगों को ये पैसा जा चुका है। लगभग 600 लोग अब लिस्ट में और हैं जिनका वेरिफिकेशन होते ही और वो पैसा उनको तुरंत चला जाएगा। वेरिफिकेशन का भी एक ऑटो मोड बना रहे हैं हम, ताकि जहाँ रजिस्ट्रेशन उसकी डेथ की अगर साथ साथ होती रहे तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अभी डेथ का रजिस्ट्रेशन लोग बताइए 1 अप्रैल से ये बेनिफिट चालू हो चुका है। तो 1 अप्रैल के बाद जिन भी लोगों की डेथ हुई है और वो प्रमाणित उस डेट के हिसाब से वो कर देते हैं, तो इनको ये लाभ ऑनलाइन। पॉलिटिकली बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलेगा। गीता का संदेश है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा से ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। धन्यवाद।